प्रोग्राम मध्य मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले कलअदम तहरीके लब्बैक के सैकड़ों कारकुनान को रिहा करने समेत साद रिजवी के खिलाफ अपील वापस लेने का वफाकी हुकूमत का फैसला। क्या धरने वाली हुकूमती जमात ने धरने वालों के सामने घुटने टेक दिए? काबीना नजरअंदाज करके फैसले किचन कैबिनेट में होने लगे। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी। वजीर आजम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ डट गए। आजम स्वाति और फवाद चौधरी के साथ पेशी के मौके पर तमाम वज़रा को जाने की हिदायत। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान हुकूमत ने एहतसाब से बचने के लिए बड़ा कदम उठा लिया। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर पाकिस्तान को दे दिया गया। यके बाद दीगरे नैब कवानीन में तब्दीलियां, हुकूमत खौफ का शिकार, बुनियादी वजह क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बरतानवी अखबार द गार्डियन ने इमरान खान हुकूमत का माहौलियात के हवाले से किए गए इकदामात का पोल खोल दिया। रावी सिटी प्रोजेक्ट में किसानों का इस्तेहसाल, गरीब किसानों की ज़राई अराजी पर हुकूमत के ज़बरदस्ती कब्जे और लैंड डेवलपर्स पर नवाजिशात। द गार्डियन की खौफनाक रिपोर्ट। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया, शहरियों का सांस लेना महाल। लाहौर को आलूदा तरीन शहर बनाने के पीछे किसका हाथ है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्लास साहब, सबसे पहले जो कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी है और जो उसकी इनसाइड स्टोरी है उसके ऊपर बात करेंगे। जी बिल्कुल, दो तीन चीज़ें हैं इस पे तो आते हैं। टीएलपी पे आमिर साहब ज़्यादा तफसील से बात करेंगे। मैं ज़रा कैबिनेट की जो स्टोरी एक्सक्लूसिव है वो शेयर करता हूँ। आज कैबिनेट में क्या हुआ, क्योंकि तमाम आंखें जो थी, इतना बहुत सारे यहाँ टर्माइल रही है पिछले कोई एक डेढ़ हफ्ते से, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कैबिनेट जो है इस पे बैठकर बातचीत करेगी, कि वज़ीर जो हैं वो पूछेंगे, कोई इंटीरियर मिनिस्टर से पूछा जाएगा, शेख साहब से, कुछ उन फवाद चौधरी साहब से पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ क्वेश्चंस रेज़ किए जा रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं, टीवी शोज़ में किए जा रहे हैं कि क्या डील हुई है, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है। बिल्कुल, तो मतलब टोटल वो कन्फ्यूजन जो है तो उस पर हुआ है। तो इस पर मैं ज़रा बात करता हूँ आपको, लेकिन इससे पहले ये बताऊँ, जो आज खान साहब ने ज़्यादा वक्त लिया है इस पर, तो आते हैं बात करते हैं। बड़ी अहम स्टोरी इसके अंदर एक है, वो उन्होंने लिया कि कल वो जो कौम से खिताब करने वाले हैं ना, उसके मेन पॉइंट्स पे कैबिनेट को ब्रीफिंग दी गई है कि हम कौम को क्या रिलीफ देने वाले हैं। अच्छा। तो वो शौकत तरीन साहब हो गए, सानिया निश्तर साहबा हो गई। सो कल का जो उस पर तकरीर करेंगे तो मोस्टली एहसास प्रोग्राम की मतलब पार्ट 2 कह लें शायद उसको, तो अब उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं। तो क्यों आमिर साहब को शायद सुनते होंगे वो, तो जो आमिर साहब तजवीज़ें दे रहे होते, दाल पानी लूण मरच वगैरह की वो सारी, तो उन्होंने कहा आपके ये जो है ना, इनको दालों पे रियायत करें, इनको घी पे करें, इनको फलां पे करें। वही जो मतलब ईटेबल आइटम्स हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं, वो बहुत बड़ा फिक्र लगा के बैठे हुए हैं कि इतने करोड़ों लोग जो है ना उससे वो होंगे, उनको फ़ायदा पहुंचेगा। तो मुझे नहीं समझ आ रही वैसे पेट्रोल के और गैस के बिजली के बगैर जो है ना कैसे महंगाई नीचे जाएगी। हाँ, तो उस पे मिडिल क्लास का क्या उनका ये दावा है कि इसके बाद महंगाई जो है ना बहुत हद तक ख़त्म नहीं हो जाएगी, तो कंट्रोल हो जाएगी। तो लेकिन बयानिया वही दिया जाएगा कि जी हम क्या करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। जब दुनिया को जो सहूलतें मिलती हैं उन पर कोई बात नहीं होती हमारे यहाँ, ये ध्यान में रखें। जो उनको लोगों को टैक्सेस अगर लगाए जाते हैं उसके अगेंस्ट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ क्या है, और वहाँ पे क्या कि वहाँ ये दंगल नहीं होते जो हमारे यहाँ चल रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं, और जिस तरह भी आमिर साहब बताएंगे टीएलपी वाली चीज़ें आई हैं सामने। जब भी कोई बात करेंगे ना, कंपैरिजन उस पर शुरू हो जाता है कि वो देखें जी वहाँ पर जर्मनी में भी महंगाई है तो यूरोप में भी है। ये नहीं बताएंगे पर आवर उनके मजदूर की क्या, उनकी इनकम है, आपकी क्या है। खैर, अवाम भी इन्हीं बातों से खुश होते हैं। सो मेन उनका फोकस इसी पे रहा है कि महंगाई जो है ना कंट्रोल की जाए। तो मैंने उनसे पूछा, जिससे मेरी बात हो रही थी, कोई मेरी सोर्स से उस कैबिनेट से, तो मैंने कहा जी वो तो ठीक है, मुझे ये बताएं जब डॉलर आपका, मैंने कहा उनसे पूछा, किसी ने सवाल रेज किया कैबिनेट में, एटलीस्ट वन मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर को सवाल उठाना चाहिए था। हम जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ पंप करेंगे, लोगों को सब्सिडी देंगे, जो आमिर साहब मॉडल बताते होते हैं इंडिया वाला, ठीक है जी आपने फॉलो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, चलें कुछ तो गरीबों का भला होगा। जो सोर्सेज ऑफ आपकी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, कोई उन पर भी कोई आपके पास कोई मैकेनिज्म है? उन्होंने फॉर एग्जाम्पल किसकी चीज़ की बात कर रहे हैं? मैं कि महंगाई की जो मुझे समझ आते, कोई भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, कोई आपका ऐसा हिस्सा है कैंसेरियस है बॉडी में, तो हमेशा डॉक्टर अच्छा जो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट जो होगा वो एडवाइस करते भाई सब सर्जरी करें और इसको निकलवाएं, क्योंकि सोर्स है ये, यहाँ से इसको नहीं हटाएंगे तो ये फैलता रहेगा बॉडी में, वहाँ से उस लिवर में जाएगा, किडनीज में जाएगा, या खुदा ना खासा कोई और ऑर्गन्स में। सो द बेस्ट थिंग इज़ टू रिमूव इट। मैं कि जो महंगाई की मेन चीज़ें हैं जो मुझे समझ आती हैं जिसकी वजह मसला हो रहा है वो 4 हैं। कोई कैबिनेट के मिनिस्टर ने उस पर सवाल किया, उन्होंने जी क्या
मैं कि डॉलर आप 100 उस पर लेके जाएंगे 75 180 पर लेके जाएंगे, आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पेट्रोल सारा वहीं से इंपोर्ट होता है, आपकी आपकी एलएनजी वहीं से इंपोर्ट होती है, आपकी खाद वहीं से इंपोर्ट होती है। आजकल तो अल्लाह के फजल से आपकी वो भी गंदम भी हो रही है, आटा, चीनी, उसके बाद काटन, जिसको हम भूल रहे हैं $2 बिलियन के लास्ट ईयर के, अब तो सारी चीज़ें आपकी इंपोर्ट में हो रही हैं। जब डॉलर का रेट आप ऊपर लेके जाएंगे, लाख आप सब्सिडी देंगे, वो महंगाई तो होगी, वो तो सामने आएगी, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। कहते ये बात भी ठीक है। आमिर साहब ये बल्कि मेरा ख्याल से सुन रहे थे ये। उसके बाद दूसरा मैंने कहा जो आपका है मेन चीज़ पेट्रोल है, उसकी प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं, शुगर की प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं, गंदम की भी ऊपर जा रही हैं, एलएनजी की भी ऊपर जा रही हैं, बिजली का आज वो उन्होंने फिर कह दिया है हमारे शौकत तरीन साहब ने आईएमएफ से बात, जितना आईएमएफ कह रहा है उतना नहीं बढ़ाएंगे। लोगों को ये सही इन्होंने चूना लगाया, मामू बनाया हुआ है कि आईएमएफ कह रहे हैं 10 रुपये बढ़ाएं, लेकिन हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, हम 8 रुपये बढ़ा रहे हैं, 2 रुपये की आपको रियायत है, याद कीजिएगा। बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो मैं मुझे नहीं समझ आ रही कि जब आप ये जो आपके मेन चीज़ें हैं वो कंट्रोल आपका है या नहीं, वो आईएमएफ ने कंट्रोल ले लिया है, तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट। उन्होंने कहा बस ये है, यही है, मतलब उनको बात जो है, वो समझदार आदमी उन्हें भी ये बात समझ है कि बात तो ठीक है। उन्होंने कहा हमारा इस पर इन चीज़ों में कोई कंट्रोल नहीं है, हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो खान साहब यही करेंगे, कल तकरीर करेंगे, पहले दुनिया भर के प्राइसेस समझाएंगे लोगों को कि फलां 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 महंगाई है, फिर वो बताएंगे करोड़ों लोगों को हम दाल चीनी और मतलब ये नमक शमक ये चीनी जो भी है इस पर हम आपको सब्सिडी देंगे। इसमें एक चीज़ उन्होंने आपकी दफ़ा की है जो पहले नहीं थी, इसमें चेंज जो कर रहे हैं कि पहले इनका ये था कि ये जो आपके सरकारी मुलाजमीन हैं वो शामिल नहीं थे एहसास प्रोग्राम में, और जिनके पास पासपोर्ट बने हुए थे उनको भी इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था कि इनको बेनिफिट नहीं देना हमने इसमें, ये बहुत अमीर लोग हैं दोनों जो है ना, तो इनको नहीं देना। जिसके पास पासपोर्ट है ना वो भी बहुत अमीर है, और जिसके पास सरकारी पता अब ये चला कि सरकारी मुलाजमीन तो ऐसे भी हैं जिनकी मैक्सिमम या मिनिमम वेजेस जो है 20,000 रुपये है या 22,000 है, पहले इन्होंने 31,000 तक रखा हुआ था। सो अब इन्होंने उनको भी निकाल दिया उसमें से, जो बैन किया हुआ था, अब वो भी बेनिफिशरी हैं, वो ले सकते हैं इनसे जिनकी भी सैलरी जो है ना 20 और इसके बाद है। दूसरा उन्होंने सर्वे करवाया पासपोर्ट वाला, मैंने कहा ये पासपोर्ट तो मेरे पास भी है, फिर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये एलिजिबल है और ये एलिजिबल नहीं है। तो कैबिनेट में ये बताया गया कि उन्होंने इसका सर्वे करवाया, तो वो भी इन्होंने डिफ्रेंशिएट उन्होंने कर लिया। सो मेन चीज़ें जो फोकस था इनका इस पे रहा है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा जल्दी से इसकी तरफ, जो मेरे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है, मतलब आई वॉज कंसर्नड कि मैंने अपने उन ज़राए से पूछा, मैं कि कैबिनेट में पूरे मुल्क में दुनिया में हंगामा हो रहा है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या आज कैबिनेट में कोई इस पे बहस हुई है, बात हुई है इस पे टीएलपी के इशू पे किसी? उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कहा अच्छा, मुझे फील हुआ कि शायद मुझे सुनने में कोई वो है, मैं उसको सही सुना नहीं है। मैंने फिर क्या, मैं कहा सर जी ये वाकई कोई बात नहीं हुई, और बड़े इंतक क्रेडिबल और इंतक ऑनरेबल बंदे हैं जिनसे बात हो रही थी। तो मैंने कहा जी वाकई नहीं बात है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी कोई बात नहीं, टीएलपी पे कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। देन आई आस्क्ड अनदर क्वेश्चन, मैं कि फिर ये कोर कमेटी में तो मतलब हम सुनते रहते हैं। उन्होंने कहा जी ये सारे इश्यूज इस तरह के मोस्टली जो हैं वज़ीर भी होते हैं वहाँ पे, ये इशू जो हैं इसके टीएलपी के हों या दीगर हों, ये मामलात इमरान खान साहब जो हैं वहाँ पे डिस्कशन हो जाती है, वहाँ वज़ीर अपना इनपुट भी दे देते हैं, बहस मुबहसा भी हो जाता है कोर कमेटी में। नो इट्स अ स्कैम। स्कैम सिर्फ कोई पैसों का नहीं होता, लोग तो ये समझते हैं ना कि भाई नो इट्स अ स्कैम, कि पाकिस्तान की 60 रुकनी कैबिनेट जो है वहाँ पे पूरा मुल्क उसको डिस्कशन कर रहा है। लोग बेचारे यहाँ पे इतने तंग हुए हैं, जलील हुए हैं, टीवी शोज़ में बात हो रही, दुनिया का पूरी का दुनिया मीडिया डिस्कशन कर रहा है, नहीं डिस्कशन हो रही तो वो कैबिनेट में नहीं हो रही। नो इट्स अ स्कैम कि कोई वजीर वहाँ पे सवाल नहीं कर रहा, कोई किसी ने पूछा नहीं है। शेख साहब से पूछा जाता भाई यू आर द इंटीरियर मिनिस्टर, फवाद चौधरी साहब बैठे थे, भाई आप बताएं, आप वहाँ पे बात करें, चीज़ें करें। ना वजीरों ने कोई बात की है वहाँ पे, ना किसी ने उस पर सवाल पूछा है, ना इमरान खान साहब ने उनको ब्रीफ किया है, ना आप उनको बताया गया है कि जनाब के ये मुआहदा हुआ है, किस तरह का हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये किन पार्टीज़ के दरमियान हुआ है, ये क्यों लोग आए थे, हमने इनको कैसे टैकल किया। इस पे किसी ही वज़ीर ने या किसी दीगर उस बंदे ने वहाँ पे कोई इस तरह की डिस्कशन नहीं हुई। सारी डिस्कशन जो कहते हैं हुई है या हो रही है वो कोर कमेटी में हो रही है। सो इसको कोर कमेटी कह लें या किचन कैबिनेट कह लें। कि नवाज शरीफ साहब के दौर में एक आमिर भाई की बड़ी एक अच्छी एक इनकी वो होती थी, एक टर्म निकाली हुई थी उन्होंने इसाक डार को ठेके पे दी हुई थी हुकूमत के। वो खुद वो जैसे मैं कहता हूँ ना, इब्न बतूता मार्को पोलो बन के ना दुनिया फिरते थे, तो इसाक डार साहब हुकूमतें चलाते थे जहाँ। फिर जो कुछ डिजास्टर हुई वो भी हमारे सामने है। अब खान साहब जो हैं, अब वो कैबिनेट में इशू जो वहाँ पे सबसे बड़ा फोरम है, फैसले होने हैं, डिबेट होनी है, एग्जीक्यूटिव आर्डर्स निकलने हैं, चीज़ें निकलनी है, उस पर कोई भी बहस नहीं है, कोई वजीर नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं कर रहे। अब वो किससे खौफजदा हैं
कि यहाँ पे इस फोरम पे हमने बात नहीं करनी, किसी और फोरम पे बात करनी नहीं करनी। हम तो बड़े खुश थे कि कैबिनेट का फोरम जो है बड़ा एक्टिवेट किया हुआ है खान साहब ने, हर हफ्ते मीटिंग्स करते हैं, जो अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट इट। लेकिन अगर वहाँ पे अहम फैसले नहीं किए जाते, कैबिनेट में ये डिस्कशंस ही नहीं होती, कैबिनेट वजीर ही नहीं पूछते कि हमारे वजीर वगैरह जो हैं कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं। जैसे मैंने कहा, सारी ब्रीफिंग जो उन्होंने सहाफ़ियों को बुला के जुम्मे वाली रात दी गई है, तो वो वहाँ पे उसमें IAC हेडक्वार्टर में दी गई, जिसमें 10 से इनके वजीर बैठे हुए थे। किसी वजीर को पूछना चाहिए था, सर ये ब्रीफिंग जो है हमने जर्नलिस्टों को जो दी गई IAC हेडक्वार्टर में, हमने वजीर आज़म हाउस में क्यों नहीं दी, हमने वजीर आज़म सेक्रेटरीट में क्यों नहीं दी, हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री में क्यों नहीं दी, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में क्यों नहीं दी, हम सारे उठवा के उधर ही क्यों चले जाते हैं, जिससे तसर होता है कि सियासी हुकूमतें जो डिलीवर नहीं कर पा रही। बहरहाल ये जो बड़ी खबर मेरे लिए ये स्कैंडलाइज है, मतलब आई एम स्कैंडलाइज, उस पर वो कहते हैं बिट शॉक्ड एज वेल कि अहम मामलात जो हैं वो कैबिनेट में पूरा मुल्क डिस्कशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट में इन मामलात पे किसी ने कोई बात नहीं की। सर, इज इट अ किचन कैबिनेट, या फिर ये कि इमरान खान साहब के पास कुछ है नहीं इस टॉपिक पे बताने के लिए, कहने के लिए? अच्छा, ये भी कहा गया उनकी जानिब से सख्ती से वज़रा को कि कोई बात नहीं करेगा। ये जो इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म की और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आने के बाद ये बात करते हैं, पहले कह दिया करेंगे जिसके ऊपर ये रेलिवेंट लोग हैं और ये बात करेंगे। बात यह है, चाहे किचन कैबिनेट हो चाहे लार्जर कैबिनेट हो, अगर काम फील्ड के अंदर ठीक हो रहा है, रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, तो हमें शायद कोई इतराज़ ना होता। मगर जब ये है कि पूरा मुल्क का सिर्फ इसलिए कि मीडिया ने ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा दिखाई है और कुछ पैमरा की हिदायत भी थी, तो हम उस तरीके से नहीं दिखा रहे, अभी भी नहीं दिखा रहे। मगर ये इसका मतलब नहीं है कि वहाँ कुछ हुआ नहीं है। आप देखिए, लाहौर से लेके वज़ीराबाद, रावी से लेके चनाब तक जो है, 3 दरियाओं के दरमियान GT रोड जो है, तकरीबन एक बहुत बड़ा खित्ता जो है, वो टोटली वहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों लोग तकरीब में, अभी भी तकरीब ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी वो ऑफ नहीं हुआ। इस तरह कल बताया था हमने कि वो 10 दिन का, उन्होंने कहा जी 10 दिन तक कोई बात नहीं करेंगे, जब तक एतबार ही इन पे कर रहे हैं कि जनाब वो जब तक साद रिजवी साहब के खिलाफ केस ख़त्म नहीं होंगे, बाकी लोगों को तो आज छोड़ दिया, जिस तरह भी आपने इब्तदाई में बताया, और फिर कलअदम जमात जो है उसको भी वो करेंगे। और अब उल्टा आ रहा है, बजाय इसके कि ये हम सोचते हैं कि क्योंकि ये जो महंगाई वाले ये बड़े मामलात हैं, ये बड़ी मुश्किलात इससे अवाम को हैं, मगर ये जो इशू है ना, ये अंग्रेज़ी में तो उसको एग्जिस्टेंशलिस्ट कह देते हैं, उर्दू में उसका बेहतर लफ्ज़ है कि ये कौम की बका का मसला है। ये बका का मसला इसलिए होता है कि ये जिस तरीके से वो देखा गया है, पुलिस वालों को हम वो दिखा नहीं सकते क्योंकि नामुनासिब है और कोई हिदायत भी हैं, मगर जो पुलिस वालों के साथ जिस किस्म का उनको मारा पीटा गया है, उनको खून निकला हुआ है, और उनसे वो कह रहे हैं कि कलमा पढ़ो या रसूल अल्लाह कहो तुम, जिस तरह इंडिया में BJP वाले वो जय श्री राम उनको पकड़ के वो तो मुसलमानों को करवाते हैं ना, तो ये मुसलमान ही मुसलमान से कह रहे हैं या रसूलुल्लाह, मतलब इन्होंने उनको काफिर मान लिया है। और वर्दी वाले बेचारे जिस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, उनको मारे हैं। आज एक की लाश मिली है जिसको मार के जो है वजीराबाद के अंदर उसके खेतों में फेंक दिया हुआ था। तो ये जो पुलिस की जो तजलील हुई है, और 6-7 लोग तो मारे गए हैं और गोलियों के साथ मारे गए हैं और तशद्दुद करके मारे गए हैं, और कई दर्जनों जो बसें और पुलिस की गाड़ियां जला दी हैं और तोड़ दी हैं, और वो दिखा रहे हैं कि जो उनकी पुलिस की गाड़ियां छीन के वो लुटियां डालते जा रहे हैं। तो ये छोटी चीज़ नहीं है। ये जब कौमों की जवाल होता है, मुल्कों का जवाल होता है ना, तो फिर ये सिंबलिज्म होता है। आपकी वर्दी, आपका अलम, आपका जो टोपी है, ये फौज में चाहे पुलिस में किसी भी यूनिफॉर्म्ड उसके लिए जो है कौम के लिए ये सिंबलिज्म होता है। और बड़ी बड़ी जंगें, बड़ी बड़ी तहरीकें इसीलिए होती है कि ये अलम गिर गया है ना तो आपका है, वर्दी पे हाथ डाल दिया है तो इसका मतलब वो वर्दी नहीं होती है, वो आपकी पूरी एक इंतज़ामिया की पूरी रियासत को सिंबलाइज कर रही होती है, उसकी निशानी होती है। गोरे ने, अंग्रेज़ की लोग जो कहानियाँ सुनाते हैं, 1 लाख ने 25 करोड़ के ऊपर उसमें अफसर चंद हज़ार थे, उन्होंने सिर्फ वो अपनी उसको नहीं टूटने देते थे, अपना वो मिथ नहीं टूटने देते थे कि गोरा बहादुर है, उसको उसकी वर्दी को या टोपी को हाथ नहीं डाला जा सकता। अफगान वॉर उन्होंने पहली हारी, उसके बाद वॉर ऑफ रेट्रीब्यूशन किया, उससे बड़ी फौज लेके जाके फिर सारा काबुल तहस नहस कर दिया, सारे बाजार गिरा दिए, और उसके बाद FCR जैसे कवानीन लेके आए थे कि एक गांव में अगर एक आदमी कोई बगावत करे तो पूरा गांव गिरा दो। ये एक दहशत, वो तो यार कॉलोनियल था, ये कॉलोनियल छोड़े, खुद उसमें बाय डिज़ाइन या नलायकी के ज़रिए कि वर्दी चाहे वो सब्ज़ हो, काली हो,
चाहे खाकी हो, वर्दी वर्दी होती है, वर्दी की आप तस्लील नहीं करवा सकते। और ये जो बाय डिज़ाइन और नालायकी शेख रशीद की और जो उस्मान बुज़दार पंजाब की हुकूमत की, और आप सही कह रहे थे कल के इमरान खान की माने कि वो बात नहीं कर रहे, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद क्या होगा? किसी को रोब नहीं है ना, पुलिस का क्या किसी को इसके बाद रोब रह जाएगा? कैसे आप इसको वो करेंगे कि जनाब ये आप अब इनकी आप सुने, और ये आप ये करेंगे एक पुलिस की वर्दी को, ग्रीन वर्दी को आप पहले जलील रुसवा करें, ठुड्डे मारें, फिर आप रेंजर्स को लाएं और ओवरनाइट वो मुलाकातें हों और यूं करके मसला हल हो जाता है। तो एक वर्दी की तस्लील करवा के दूसरी वर्दी की जब इज्जत बनाते हैं तो इदारे रियासतें ऐसे नहीं चलती हैं। और ये मैं 1953 लोगों समझते हैं कि 1958 में पहला मार्शल लॉ लगा था, पहला 1953 में लगा था। 24 घंटे के लाहौर के अंदर जो है अहमदी राइट्स, एंटी अहमदी राइट्स हुए थे और वो काबू नहीं आ रहे थे। उन्होंने 24 घंटे के लिए मार्शल लॉ लगाया हुआ था। और जस्टिस मुनीर की किताबें पढ़ी, उन्होंने कहा जी वो टेस्ट था, उन्होंने टेस्ट किया कि पुलिस से नहीं हो रहा, देखिए फौज आई और यूं करके 24 घंटे में ठीक कर दिया। उन्होंने ये तैयारी की थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट पहला जो पाकिस्तान में मार्शल लगा 1953 में किया गया था। फिर वो उसके बाद इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम के बाद में उन्होंने मार्शल लॉ लगना था। पहला मार्शल लॉ सिर्फ 24 घंटे का लगाया था। तो ये ऐसे ही होता है कि जब आपने शेख रशीद साहब ने 2 महीने नहीं लगाया, पुलिस को जलील करवा के, पंजाब हुकूमत को जलील करवा के, पहले तो सिर्फ कराची था ना, उन्होंने पूरा पंजाब 2 महीने के लिए रेंजर्स को दे दिया हुआ है। आप देखें इनका 126 दिन का धरना था और यहाँ कफन लेके ये लटाई भी थी, लाशें ली हुई थी, डंडे लेके तारुल कादरी के जो लोग यहाँ पे खड़े होते थे, हम रोज़ वहाँ से पार्लियामेंट जाते थे, तलाशियाँ दे के जाते थे। मगर उन्होंने सिर्फ रेंजर्स को पार्लियामेंट की हद तक रखा। उन्होंने पुलिस को बहुत मार पिटी, बहुत ज़्यादा एसपीओ को मार पिटी और वो 2-4 के साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ। मगर उन्होंने एक आप अपनी सिविल उसको रखते हैं, सिविल इदारे को ग्रीन वर्दी को जलील करवा के, और फिर आप ये इंप्रेशन दें कि वो जब आते हैं दूसरी वाली वर्दी आती है तो ओवरनाइट वो सुलह भी हो जाती है, और सुलह भी उनकी टर्म्स पे। साथ में वो कह रहे हैं कि जनाब हमने स्ट्रेंथ्स के साथ की है। तो इसके दूररस्त नतीजे जाएंगे, ये आगे जाके ये ख़त्म नहीं हुआ और ये समझ रहे हैं कि जी बस अब मजीद खराब इसमें कोई बात ना करे और कोई वजीर बात नहीं करेगा, हमें भी चुप करा दिया। हम खुद जो है, ये पहली दफ़ा था कि इनके साथ पूरी कौम थी। जब पिछली दफ़ा 2017 के अंदर ये लोग आए थे तो डिवाइडेड थी, मीडिया भी, मीडिया का एक ग्रुप था जो कि उनको सपोर्टर था, पॉलिटिक्स के अंदर भी एक ग्रुप था पीटीआई समेत जो है, जो कि उनका सपोर्टर था। इस वक्त तमाम जो थे लोगों का, मीडिया का, पॉलिटिशियंस का, सबका कंसेंसस था कि ये दिस इज़ नॉट ऑन। ये जो इतने दिन से इन्होंने इतने लोगों को तंग किया हुआ है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो हमें झूठे जो लाल मस्जिद के वो सुना के या इस तरह के करवा के, तालिबान वाला मिसाल नहीं दे रहे कि तालिबान का भी यही मसला था कि आपने वो जो था निप इन द बड, कि जब जड़ से जब मौका होता है उस वक्त नहीं आप हथौड़ा मारेंगे, उस वक्त आप छोड़ तो वो रेकर करता रहेगा, वो फिर मॉन्स्टर बन जाती है, और ये मॉन्स्टर बन गई है। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे मजीद भी ब्रेक के बाद। और इसके अलावा नैब कवानीन में जो तब्दीलियां हो रही हैं और उसके बारे में जो कहा जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, नैब के हवाले से बात करेंगे, उसके कवानीन में तब्दीलियां एंड देन उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं वो जरा। तो जो चीज सामने आ रही है आज, आई एम श्योर उसमें ही बात हुई है, कैबिनेट की जो मीटिंग है उसमें भी बात हुई है, तो क्या इसके ऊपर क्या खबरें हैं? खान साहब के, क्योंकि अब हम क्लिप चलाना बंद कर चुके हैं, क्योंकि उसका फायदा कोई नहीं रहा कि खान साहब को उससे फर्क नहीं पड़ता, उनकी पार्टी के सपोर्टर्स को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो कहते हैं ना, एक तरह की इम्यूनिटी हो चुकी है उन्हें। उनकी तकरीरें निकालें तो उन्होंने जो लोगों को, आवाम को आगे लगाया था, एक ही बात है, मैं आऊँगा और इदारे बनाऊंगा, मैं आऊँगा, इंस्टीट्यूशन करूँगा। इसी का ही कहा हुआ है नैब का, उन्होंने कहा मुझे दे दें, मैं इस नैब के कवानीन बदलने की जरूरत नहीं है, बंदा ठीक लगा दें, मैं आपको 100 दिनों में करप्शन खत्म कर दूंगी। उनका क्लिप है, लास्ट में उन्होंने चलाया भी था। अब जो इंस्टीट्यूशन बच गए थे ना, जो नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की थी, उससे पहले वाले भी करते, किसी हुक्मरान को जो इंस्टीट्यूशन है ना वो अच्छा नहीं लगता, कोई भी हो,
क्यों जमहूरियत का मतलब ये होता है कि आप लोगों से पावर लेके आते हैं, वोट की पावर लेते हैं, फिर पार्लियामेंट के जरिए वो पावर आप लेके वापस लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इदारों में तकसीम करते हैं, इसी तरह जमहूरियत चलती है। अदरवाइज तो मिलिट्री फिर रूल ठीक है, फिर अगर आप वन मैन आपका चल, जना मुशर्रफ के रूल में क्या खराबी थी, फिर जना जिया के रूल में क्या मसला था, फिर तो अयूब खान का भी ठीक था, वो चल रहे थे फिर सारी की सारी चीजें। इमरान खान साहब रहस्य है जो स्ट्रक्चर बचे हुए उनको तबाह करके जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे जो बम्बार्डमेंट की थी हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब ने, और इन्होंने $1 मिलियन जेली मैन जो है जियो के सवाती साहब जो हैं, बशीर अहमद अल मरूफ सवाती साहब, नाम भी उन्होंने बड़े तरीके से चेंज किया, आम आदमी को पता नहीं चलता कि आजम सवाती साहब कौन है। उनको जो नोटिस जो उन्होंने गुफ्तगू की थी इदारों के बारे में जिस तरह की उन्होंने की थी, अब उनको कहा गया है कि सपोर्ट दें, डट के दें। कल सारे वजीर जो हैं या परसों जब भी जाना है उनको कहा गया कि आप इनकी हिमायत में जाएं, वहां इलेक्शन कमीशन जाएं। मुझे ये समझाएं, ये जत्थे बना के भेजें इलेक्शन कमीशन की, आपको क्या जरूरत है? आप जो भेजें जत्थे जाएंगे, ये जत्थे आपने उधर क्यों नहीं भेज दिए ये तरीके लबैक वालों के पास? ये जो कैबिनेट आपकी जाएगी 50-60 लोगों की, और वो इलेक्शन कमीशन को दबाव में डालने की कोशिश करेंगे कि हमारे ऑनरेबल आपने मिनिस्टर्स को क्यों नोटिस जारी किए हैं। उस वक्त ये सारे मिनिस्टर किधर गायब हो गए थे, ऐसे गायब हुए ना ये लोग, मतलब थोड़ी सी भी की रिट की बात जो आमिर भैया भी कह रहे थे, एक वजीर, इनकी सोशल मीडिया टीमें भाग गई, इनके वजीर भाग गए, वजीर आज़म पाकिस्तान गायब हो गए, आईजी, चीफ सेक्रेटरीज, इंटीरियर मिनिस्ट्री, सब कुछ गायब हो गया। लगता था इस मुल्क में ये एग्जिस्ट नहीं करते, बिल्कुल गूंगे हो गए थे सारे के सारे। हाँ, अब ये आना शुरू हो जाएंगे दोबारा, इलेक्शन कमीशन पर भी हमले शुरू हो जाएंगे, सहाफियों पर भी अटैक शुरू हो जाएंगे, इनके सोशल मीडिया टीमें भी एक्टिव हो जाएंगी। बिल्कुल इन 10 दिनों में इन्हें जरूरत नहीं होगी लबैक के किसी बंदे पे बात करके दिखाएं। साफ टारगेट जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है आजकल। अब नैब है, अब नैब तो हो चुका फारिग, कोई मतलब है ये जो चाहते थे ना उस वक्त, ये कहते थे इमरान खान साहब और उन पे इल्जामात लगते थे नवाज शरीफ साहब पे, जो ठीक लगते थे कि उन्हें इस तरह का आर्मी चीफ चाहिए जैसे पंजाब का आईजी है, ये बड़ा उनके बारे में मशहूर था कि आईजी को उनको चाहिए जिसको बदल भी सकें, रख भी सकें, ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ना अपनी मर्जी से हफ्ते महीने बाद वो कर लिया करें। अब खान साहब ने भी इनका मिजाजन जो है ना कुछ भी कहते रहे, इनमें बड़ी सिमिलैरिटीज है नवाज शरीफ साहब में और इमरान खान साहब में। एक आप कह सकते हैं, टाइम नहीं है इस वक्त इनको बताने का, कि दोनों एब्सोल्यूट पावर से आते हैं। वो उस वक्त वो भी आपको याद होगा एहतसाब सेल बनाया था उन्होंने यहाँ सैफुर रहमान साहब की, उनका काम भी यही था, उन्होंने अपनी पार्टी का अपना रिश्तेदार उठा के लगा दिया ना, उसका एहसाब ब्यूरो का चेयरमैन लगा दिया। इन्होंने अब जो नया काम किया है कि आरिफ अलवी साहब जो है वो जब चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग कर दें, जब चाहे वो उसको हटा दें। नैब की क्या क्वालिटी थी जिसकी वजह से नैब इफेक्टिव था सपोजली? वो ये थी कि इसके चेयरमैन को हटाया नहीं जा सकता था 4 साल से पहले, जब तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो जज का प्रोसेस है। आपने उसको नैब चेयरमैन को सरकारी मुलाजिम बना दिया है। अब वो सरकारी मुलाजिम है, 20वें ग्रेड का है, वो बाद में तय कर लेंगे ग्रेड कितना बनता है, 17 ग्रेड का, ये तो उसके एक्ट पे होगा ना कि 17 ग्रेड का अफसर बन रहा है या 18, 20, 22 का किसका बन रहा है। और दाद दें चेयरमैन को, हद होती है कि उन्होंने इसको आके प्रोटेक्ट करने की बजाय और रेजिस्ट करने के बजाय उनको सामने आना चाहिए था, उनको आवाम को बताना चाहिए था कि भाई साहब आई एम लीविंग। ये इसके पीछे ये हरकतें कर रहे हैं, नैब को बिल्कुल खत्म करके जा रहे हैं ताकि कल को इनसे पूछताछ इनसे ना की जाए। सो इस पे अब ये बहस मुबैसा रह ही नहीं गया कि नैब फारिग हो चुका है और इधर इलेक्शन कमीशन बनना हो जो थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं, उस पर कल या परसों जत्था जाएगा ये वजीरों का, वो जाके वो प्रेशराइज करेगा कि हम बड़े लोग हैं, हम तो अब इनसे मुतासर नहीं होते हुकूमतों से। अगर ये उनसे लबैक वालों से डर गए ना, फिर इनको राइट नहीं बनता कि बाकी लोगों को दबके शबके दें और उन पे जाके वो करें, उस पे इनका वो नहीं रह जाता। सो जो बच बचा के था इनका एक नैब का थोड़ा सा रह गया था, कोई खौफ था, वो चीजें थी, वो अल्लाह के फजल से इमरान खान साहब ने आखिरी जो इदारा बच गया था ना वो भी खत्म करके जा रहे हो। हमारी अदालतों को भी दाद दें, वो भी चुप करके बैठे हुए हैं। खान साहब आप जाने और मुल्क जाने, हम इनमें चीजों में इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा आमिर साहब, ये कहा जा रहा है कि जो नैब के इख्तियारात हैं उसको एक फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश की जा रही है, तो जो ट्रांसपेरेंसी का मैंडेट लेकर आई थी पीटीआई गवर्नमेंट, तो दिस शुड हैव बीन द फर्स्ट स्टेप। ये अभी इस वक्त क्यों कर रहे हैं जिससे कि उनके इख्तियारात से इनको नुकसान होने जाएगा कुछ सालों के बाद? आप नैब वाले मामले को जरा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें कि आप समझना चाहते हैं ना कि ये पीटीआई जो कर रही है, ये इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, इसकी मंतक क्या है, तरजीहात देखें। मैं अभी याद कर रहा था कि बेनजीर के ज़माने में ये आर्टिकल आ गया था कि 2 फेसेस ऑफ बेनजीर भुट्टो, एक वेस्ट को दिखाने के लिए यहाँ तो बड़ा कोराम मच गया था। तो यहाँ 2 फेसेस ऑफ पीटीआई या 2 फेसेस ऑफ इमरान खान सुन लें कि जहाँ खड़े होना चाहिए था ये लब्बाइक का, जो पंजाब पुलिस को जो मारा पीटा जा रहा था बेचारों को, रोज़ उनके इतने बंदे शहीद कर दिए,
तो वहां तो घुटने टेक गए हैं, वहां चुप, आवाज नहीं निकली। शेख रशीद साहब भी दुबई दौड़ गए हैं, आवाज नहीं आ रही कि बात भी ना करना, बाहर भी कोई बात ना करे और मीडिया भी बात ना करे, बिल्कुल ना करे। पूरा पंजाब उनके हवाले कर दिया आपने। और जहां पे जोर लगा के बाजू पर उड़ना है, जैसा कि नैब, जैसा कि इलेक्शन कमीशन, जैसा कि कॉन्ट्रडिक्शन देखिए अभी। एक तो नैब की तरह कानूनी मसला आ गया ना कि वहां पे आपके पास हर किस्म के कोई अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी हैं, हम तलाश करते हैं। नैब पे पूछा गया फॉर एग्जाम्पल फरोग नसीम साहब वो डिलीवरर हैं, उनको कहे जो जिधर मर्जी का ले लें, वो चाहे जितने मर्जी किए जा रहे हैं वो बादशाह की मर्जी का मशवरा देते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं, ये आज ही छपाबाद अखबार में कि वो उन्होंने बहाना बना लिया कि जी मैं तो कराची में हूँ और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि जनाब ये ना करें, ये आपको ये सुप्रीम कोर्ट उठा के वहां मारेगी इस केस को। पहले ही जो आपने खास तबके के लिए जो आप एनआरओ लाए हुए हैं कि ये खास तबके के लिए सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को उड़ा देगी, ये तरमीम को भी उड़ा देगी। और ये मैं नहीं, अटॉर्नी जनरल के हवाले से आज ये खबरें छपी हुई थी कि उन्होंने कहा था कि आप एग्जेक्टिव को नहीं ये रोल दे सकते, ये एक आईनी ओहदा है नैब और ये ऑटोनमस ओहदा है जो कि आइन के थ्रू बनाया गया है, इसके लिए आइन की तब्दीली चाहिए और आप एग्जेक्टिव के जरिए उसको नहीं हटा सकते। कानूनी सख्म है और ये उड़ जाएगा, बिल्कुल इसमें वो नहीं है। ये तो एक रहता है कानूनी। अब आ जाती है इसकी सियासी और इखलाकी मसला। जो आपका स्टेट बैंक है, आज की खबर छपी हुई है कि आईएमएफ कह रहा है कि उसको जो लाया जाए उसको बिल्कुल ऑटोनॉमी दे। नैब की ऑटोनॉमी की जो है ना वो रोड के जो है ना उन्होंने कहा खत्म कर दे, उसका आईएमएफ कह रहा है कि उसकी एब्सोल्युटली उसको ऑटोनॉमी दी जाए और उसकी जो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब या उसकी बाकी टीम के खिलाफ किसी के खिलाफ एक्शन भी नहीं हो सकता अगर उनसे हो जाए। अच्छा। हम कह रहे हैं कि उनसे हिसाब ले आए कि यार सारा पाकिस्तान कह रहा है कि ये डॉलर 160 से ये कैसे चला गया 175 तक जो है, उस दौरान में जो इकोनॉमी का 180 तक गया, जो इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ, महंगाई का हुआ और उसकी कोई लॉजिक नहीं समझ आ रही। हमने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं और वो कानून लेके आ रहे हैं कि आईएमएफ हमें कह रहा है कि वहां पे ना उनको नहीं छेड़ा जा सकते। जब उन्होंने बीच में इंटरफेरेंस करनी होती है, कल ये हफ्ता पहले की खबर थी जी इतना बिलियन $1 बिलियन इसके अंदर डाला, उस वक्त तो इंटरवीन कर देते हैं। जब उनका दिल करता तो वो कहते हैं कि जी ये तो मार्केट फोर्सेस है, हम तो स्टेट बैंक कर ही नहीं सकता। तो तरजीहात की बात है, स्टेट बैंक में तरजीहात और है, इलेक्शन कमीशन में और है, नैब में और है, और जहां पंजाब पुलिस आ जाती है या अदारों के साथ खड़े होने की बात होती है उस वक्त तरजीहात बिल्कुल हो जाती है। तो मैं तो कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढ रहा हूं कि ये टू फेसेस भी नहीं है, ये मल्टी फेसेस हो गए हैं कि हु इज द रियल इमरान खान, विच इज द रियल पीटीआई, इनमें से असली कौन है और इन सब के दरमियान में एक कॉमनैलिटी क्या है, क्या कौन सा वो उसूल है, पैमाना है या कोई फेयर प्ले है, जस्टिस, कोई तकाजा, कोई कि जनाब जो इन सारों को एक्सप्लेन कर सके। तो वो कन्फ्यूजन है, टोटल डे टू डे पे है। आज इस चमचे की सुन लें तो कल इस चमचे की सुन लें, पर वहाँ ज्यादातर सुनी जाती है दरबारी की, जो कहता है कि जी मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। फरोग नसीम साहब ने जो मर्जी सोल्यूशन ले ले वो आपको दे देते हैं। वो अटॉर्नी जनरल साहब क्योंकि वो मर्जी का नहीं है, वो कह के जी कानून की बात है, पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, वो चुप करके शराफत से उसने कहा मैंने वकील है, मैंने वही रहना, पढ़ा लिखा तो उन्होंने वो दिया और वो नजर आ रहा है हमारे जैसे हम कोई वकील नहीं है, हमें नजर आ रहा है कि जनाब ये नहीं इस तरीके से आप कह सकता कि एक खास तबके के लिए आप एक कानून बना दें और फिर एग्जेक्टिव के पास जो है ना ऑटोनॉमी, एक आईनी इदारे की जो है ना सरबराह को आप एग्जेक्टिव को आप दे दें, जो प्रेसिडेंट को वो इख्तियार दे देंगे जी वो उसको रिमूव कर देंगे, ये चलेगा नहीं है। तो ये एक अजीब बिशमैश है। और सिर्फ मुझे तो उसका घूम फिर के टीएलपी का वही नहीं भूलता कि इसके बाद जो है ना हम पहले ही मिस गवर्नेंस की बातें रोते हैं कि जनाब ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में क्राइम में और ये क्या चीज़ें हो रही हैं। तो पहले तो सिर्फ कराची हमने ठेके पे दिया था, अब पूरा पंजाब भी दे दिया है और पुलिस को इतना रुसवा कर दिया है कि उसके बाद बताएं आप पुलिस के हम भी फेवर में हम कितने नाकद रहते हैं जनरली। मैं और बात कह रहा हूँ, ये पुलिस का आईजी किधर गया है? ये रोने आप और मैंने रोने यहाँ पे बैठ के, ये कमांडर जो है पुलिस का
उनमें भी कोई थोड़ी सी कोई ख्वाजा आसिफ वाली बात मुझे याद आ रही है। ये आईजी पंजाब की तरह, मैं फिर कहता हूँ आप मुझे उनका नाम बता दें, आपको नहीं पता। नहीं, मैं आज खास तौर पे कल आपने क्योंकि पूछा था, तो चलो मैंने बताया आज जरा। चेक करके सरदार साहब हैं कोई कोई सरदार साहब है। मैंने आज कल भी आपसे पूछा था, मैं बाद में वो तैयारी के बाद मुझे ये है आज इसलिए खबर की कि एक आधी जगह पे ना वो एक आधे इस पे सिपाही के घर पे आज गलती से वो चले गए, क्योंकि नीचे अफसरान के अंदर बड़ा गुस्सा मुझे ये है। बताया पुलिस की जो यहाँ पे रखी हुई है इन्होंने जनाब, इनकी फेडरेशन क्या है, इनका एसोसिएशन है, जिनकी बड़ी बेइज्जती हो जाती है, जिनके बड़े हो जाते चीजें हो जाती हैं। एक इजलास बुलाया ना अपने आईजी के खिलाफ कि हमारी वहाँ पुलिस फोर्स मार खा रही थी, हमारे बच्चे वहां पे पुलिस के नौजवान बच्चे जो है कुर्बानियां दे रहे थे, आप हमें फील्ड में नजर नहीं है, कहीं पे उनको बैक करते नजर नहीं है, आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपने उनके मोरल बूस्टिंग के लिए कुछ नहीं किया, उनको आपने प्रोटेक्ट नहीं किया। कोई पुलिस वाला कहीं पे नजर आ रहा है, कोई आपको बंदा यहाँ पे बात करते नजर आ रहा है, सारे इसका कोई नहीं है कहीं पे, वो सारे के सारे वो उसमें चुप बैठे हैं। सबसे बड़ी फेलियर जो है ना ये राव सरदार साहब जिनका आप ये कह रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि जब आपकी पुलिस फोर्स मारी जा रही थी वहां पे, आप कहां पे थे 8-10 दिनों के लिए, आप नजर क्यों नहीं है फील्ड में? जो कमांडर होता है वो तो साथ खड़ा होता है, आपने उनको विजिट किया हो, कहीं पे जाकर उनको बातचीत की हो, जब बेचारे मारे गए उनके घरों में पहुंच गए, बच्चों को गले लगाने के लिए सारा उसमें कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो आपका मेरा रोना अपनी जगह पे है, इन हुक्मरानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरने वाले हुक्मरानों के बच्चे नहीं है ना, उनको लाठियां पाड़ी है, ना गोलियां पाड़ी है, ना इन पे तशद्दुद हो रहा है। वजीर तो गायब हो गए थे, मैं अगर फिर कह रहा हूँ एक वजीर दिखाएं जो हमें नजर आया हो। लास्टली जो चीज है कि उसमें अहम है, जो भी बात उसमें कर रही थी, मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को वो करता रहा हूँ, कवर किया मैंने बड़े अरसा। मेरा यह ख्याल है कि अकाउंटेबिलिटी जो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी थी उसको खत्म करने में, तबाह करने में, अगर किसी वन मैन का मुझे नाम लेना पड़े ना, वो बहरा आ गया था, उससे जेल से मुझे कहने दें कि जिसके बाद लोगों ने पार्लियामेंट्री जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है उसको सीरियस नहीं लिया, वो खुर्शीद शाह साहब थे। इनके दौर में टोटल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तबाह होकर रहेगी कि कोई ऑडिट पैरा उन्होंने सेटल किया है, क्योंकि अपनी हुकूमत के पैरे थे सारे थे। इमरान खान साहब इसी तरीके का काम कर रहे हैं कि अब उन्होंने जो नैब को, अगर किसी ने को नैब का हैंगमैन याद रखा जाएगा, जैसे उसका पीएससी का मैं समझता हूँ जो हैंगमैन है, जो जलाब था वो खुर्शीद शाह साहब थे, ऐसे अगर नैब का कोई हैंगमैन के तौर पर याद रखा जाएगा तो इमरान खान साहब की यह हुकूमत रखी जाएगी कि जिन्होंने बिल्कुल हमारे हुक्मरान ब्यूरोक्रेट ये आके यहाँ पे आके अयाशा करना चाहते हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज की मतलब बजट है, इनके पक्ष हैं, प्रिविलेजेस हैं, ये सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन अकाउंटेबल नहीं होना चाहते कि हमसे पूछा ना जाए कि हमने क्या काम किया जाए। अकाउंटेबल नहीं होना चाहते। ट्रांसपेरेंसी की सबसे ज्यादा बात पीटीआई गवर्नमेंट ने की जब जिस वक्त ये ऑपोजिशन में थे, और अब इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं तो ये सवालात खुद ब खुद सामने आते हैं। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।